What's up everybody? क्या हाल चाल? आज का जो एपिसोड है बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि जो मेरे आज गेस्ट हैं उनको मैं बहुत टाइम से देखता रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन न्यूज मीडिया में बहुत ज्यादा देखता हूँ, बट उनको पर्सनली भी मैं कई चीजों की वजह से जानता हूँ। तो मेरे साथ है द वन एंड ओनली अंजुम मौडगिल जी एंड अंकुश वाधवा जी। कैसे हैं आप? बहुत तो अगर मैं दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दूं तो हमारे जो अंजुम मौडगिल जी है, शी इज नंबर 1 शूटर इन राइफल शूटिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड हमारे जो सर हैं वाधवा सर जो है हमारे, वो है इंडिया टीम के कोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे साथ आज जो गेस्ट आए हैं वो एक पावर कपल भी है। आप समझ रहे हो? मतलब पावर कपल की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो दोनों शूटिंग के अंदर इतने सालों से हैं, इतने इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और लास्ट में मतलब अभी तो आप दोनों मैरिड हैं। तो वो जर्नी कैसे हुई? मतलब पहले तो मैं आपके ऊपर ही आने वाला हूँ कि आप मुझे बताओ वो जर्नी, एक लव स्टोरी क्या है, क्या मतलब मुझे जानना है। अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज है? ओके ओके श्योर। नहीं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो आप? देखो ऑन रिकॉर्ड है तो फिर अरेंज मैरिज। अच्छा ओके। तो फिर भी कोई कभी मिलना हुआ होगा आपका, या कभी कहीं ना कहीं से तो चीजें शुरू हुई होंगी, राइट? मैं तो अंजुम को जनरली मैं जानता हूँ 2009 से। तो हाँ। आपने जब शूटिंग शुरू ही की थी आई थिंक, है ना? तो मैं उस टाइम स्टार था। तो और आप अभी भी हो? नहीं नहीं उस टाइम थे, अच्छा उस टाइम थे बोल रहे अच्छा, हैं। उस टाइम थे। जब हाँ बट शूटिंग फिर भी मैं नहीं जानती तो थी। 2009 से मैं अंजुम को जानता हूँ। तो डेफिनेटली जब मैंने इंटरनेशनल्स खेले, हम्म। ठीक है, टीम में थे, तो अंजुम भी काफी अच्छा उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो तब से एक दूसरे के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि तो यही चंडीगढ़ से थे। आपने कब शुरू किया शूटिंग, या आपका इससे पहले कोई और स्पोर्ट्स में भी आप खेलते थे कुछ? मैंने ना जनरली गुरुकुल से पढ़ाई की है, तो वहां पे मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र। गुरुकुल कुरुक्षेत्र से। तो उसमें क्या था कि मैंने जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन्स में स्टेज कंडक्ट करना, और उसके बाद मैंने जिम्नास्टिक्स एज ए स्पोर्ट फॉलो किया काफी टाइम। उसके बाद फिर जिम्नास्टिक्स के बाद मैंने स्विच किया शूटिंग में। कितने, कौन सा ईयर, कोई ईयर है मैंने आपको याद? 2005 में 2005। हाँ मैंने तो शूटिंग शुरू की बहुत थी। साल हो गए, बहुत साल। एंड आप कुछ बता सकते हैं आपने कब शुरू किया, या कोई उससे पहले कोई एक ऐसी हॉबी? हॉबी तो आप मुझे अभी पता है, मैं आपका जब आपका सोशल मीडिया देखते थे एक और हॉबी भी निकल गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट कोई आइडिया आपने कब शुरू किया स्पोर्ट्स, या क्या रीजन रहा स्पेशली शूटिंग के अंदर आने का? मैं चंडीगढ़ से मैंने सेक्रेड हार्ट से स्कूलिंग करी है, तो हमें कोई भी क्लास मिस करने के लिए एक अच्छा मौका तभी मिलता था अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स टीम स्पोर्ट्स में में। हो। तो मैं और एक दो फ्रेंड्स अपना एनुअल डे पे डांस स्किप करने के लिए या मैथ्स का कोई क्लास स्किप करने के लिए कभी क्रिकेट खेलने चले जाते थे, कभी वॉलीबॉल। तो ऐसे धीरे धीरे फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन की, क्योंकि मेरे मदर एनसीसी के टीचर रहे हैं पहले। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप एनसीसी ज्वाइन करो, कि उसमें आपको बहुत सारी गेम्स ट्राई करने के लिए मौका मिलता है। तो जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, उसमें फिर से आपको बहुत क्लासेस स्किप करने का टाइम मिलता था, छुट्टियां मिल जाती हैं कैंप्स के लिए। बट बस स्टिल उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है एनसीसी में, जैसे मैं कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम मैंने जो एनसीसी देखी है उसमें, बट टफ भी बहुत रहता है वो। अगर आपको एक अच्छे लेवल तक जाना है और अगर आप डेडिकेटेड हो एनसीसी को लेके, तो बहुत टफ है। पूरी एक आर्मी वाली लाइफ, एक ट्रेनिंग वो जीनी पड़ती है। आई थिंक वो जो डिसिप्लिन है ना, और अगर जो 8th क्लास में आप शुरू करते हो एंड आप कॉलेज तक आपके 3 सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो जो ट्रेनिंग एनसीसी में मिलते हैं, आई थिंक वो हर एक के लिए काफी मैंडेटरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिक डिसिप्लिन सिखाती है वो चीज। तो वही चीज है जो मुझे आजकल शूटिंग में हेल्प करती है। तो ऐसे फिर मम्मी ने एनसीसी ज्वाइन करवाई कि एक्स्ट्रा करिकुलर और अगली अलग अलग गेम्स ट्राई करेंगे। तो फिर ऐसे मैंने शूटिंग शुरू करी, और 2008 में। एंड बस अभी तक उसका सफर चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपको कुछ नया अपने बारे में सीखने को मिलता है, गेम के बारे में। उससे मेरा पर्सनालिटी काफी चेंज हो गई, एकदम से कॉन्फिडेंस पे काफी डिफरेंस हुआ। पहले मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट और शायद थी, अभी अलग जैसे आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग अलग। लोगों से मिलना होता है ना स्पोर्ट्स की वजह से, ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। और जैसे अगर हमने बात करी एनसीसी के बारे में, एनसीसी जैसे कॉन्सेप्ट बहुत सारी कंट्रीज में भी है। जैसे अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया में आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी है। एक एज के बाद हर बच्चे को अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ आर्मी को टाइम देना पड़ेगा। आपको वहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा। आपको ऑब्वियसली बहुत सारी, आर्मी में सिर्फ गोली चलाना नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती है ना। तो वो मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया में धीरे धीरे करके, या अगर स्कूल इस चीज को जैसे एनसीसी जैसी चीजें और पुश हो, तो मुझे लगता है
अच्छा बिहेवियर चेंज, एक अच्छा डिसिप्लिन बच्चा सीख सकता है। अगर मैं बात करूं शूटिंग गेम की, तो शूटिंग गेम के अंदर कितनी कैटेगरीज है? बिकॉज राइफल शूटिंग अलग है और भी बहुत सारी टाइप की शूटिंग, आप कुछ बता सकते हो? जनरली शूटिंग में वैसे तो काफी डिसिप्लिन है। जनरली जो फेमस है वो है राइफल शूटिंग, जिसमें राइफल शूटिंग में तो 3 पोजीशन इवेंट, नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 तो और इसमें है एयर 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 वेपन। बेसिकली क्या होता है कि जो हम 10 मीटर्स पे शूट करते हैं, और वो वेपन्स उसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, और वो कोई भी यंगस्टर्स 8 साल से 10 साल से शुरू कर सकते हैं। फिर एक राइफल है, एक पिस्टल है, और एक शॉटगन होता है जिसमें हम 12 बोर की जो गन्स है ना, वो हम शॉटगन में यूज करते हैं। उसमें भी इवेंट्स होते हैं, स्कीट है, ट्रैप है, डबल ट्रैप है। तो जैसे अगर आप राइफल शूटिंग करते हो, आप दूसरा और भी स्पोर्ट खेल सकते हो शूटिंग में अंदर, या सिर्फ एक ही आपको कंटिन्यूटी में लेके चलना होता है, ऐसा कुछ? जनरली वर्ल्ड लेवल पे तो आप एक में ही कर सकते हो, ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस करके। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हुए हैं जो जिन्होंने अलग अलग इवेंट, जैसे एक शॉटगन का शूटर था, उसने शॉटगन के साथ साथ राइफल में भी, उसने ओलंपिक्स में दोनों में टॉप पे था, लाइक फाइनल्स में था वो। तो कुछ शूटर्स हैं, आप कर सकते हो, बट परस्यू करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज टोटली डिफरेंट। एंड मेनली आई थिंक जिन कंट्रीज में ज्यादा लोग नहीं है ना किसी शूटिंग में, सपोज 3-4 शूटर्स हैं किसी कंट्री में, तो वो अलग अलग इवेंट्स पे टाइम भी दे सकते हैं, और उनको ऐसा नहीं है कि उनको हर एक में अपनी कंट्री में टॉप पे आना है तो वो बाहर जाएंगे। तो उनके पास बहुत इजी वे रहता है कि आप जाके इंटरनेशनल पे भी 2-3 इवेंट्स खेल लो। बट इंडिया में शूटिंग का लेवल इतना इतना बढ़ चुका है, इतना अच्छा हो चुका है कि आप अब एक इवेंट में ही आप टॉप पे रहो, उसी में ही आपकी काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। तो इसलिए इंडिया में बहुत ही रेयर ऐसा आई डोंट थिंक कभी रहा है कि कोई जिसने 2 या 3 इवेंट में इकट्ठे इंटरनेशनल खेला हो। तो पहले तो तो अभी 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 जैसे पेरिस अगले साल आप जा रहे हो, है ना? ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक्स है ना? तो वहां पे जाने की तैयारी कितने टाइम से शुरू हो गई है? कितने टाइम पहले शुरू कर दी थी आपने? मतलब वो तो ऑब्वियसली बचपन से कर रहे हैं, बट एक स्पेसिफिकली एक बंदा माइंडसेट बना लेता है ना कि अब मुझे मेरा क्वालिफाई हो गया, नाउ आई हैव टू गिव माय 100%। अब आपके पास और कोई चांस ही नहीं है कि एक एक दिन, एक एक डाइट, एक एक प्लान, एक एक घंटा आपके लिए मैटर करता है, एक एक दिन, है ना? तो वो कितने टाइम पहले से आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी? जिस दिन मेरा टोक्यो ओलंपिक्स का मैच हुआ था यस, सो बाय द वे आप मेरे ख्याल से पहली इंडियन है जिन्होंने अभी शूटिंग के अंदर आई गेस क्वालिफाई किया था अभी। जो टोक्यो ओलंपिक्स का मैंने कोटा टोक्यो का जीता कोटा, था, यस। पिछले ओलंपिक्स का, वो मैं फर्स्ट इंडियन थी जिसने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था इन ऑल द स्पोर्ट्स मिला के। सो देखो, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं इंडिया में। रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे मेडल्स ला रहे हैं, लास्ट ईयर में भी हम देख सकते हैं बहुत गोल्ड भी आए हैं हमारे पास, सिल्वर भी आए हैं। इंडिया बीइंग वर्ल्ड्स फर्स्ट एट राइट नाउ, अभी नंबर 1 पे हम पॉपुलेशन के बारे में, तो है ना, पॉपुलेशन हम देख सकते हैं तो नंबर 1 पे आ गए, तो चाइना को भी। तो अब आपको क्या लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं स्पोर्ट्स को लेके, स्पेशली शूटिंग? बिकॉज शूटिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जहां जो थोड़ा ऑब्वियसली महंगी स्पोर्ट है। मैं नहीं कह सकता है कि क्रिकेट की तरह आपको एक बैट लिया, आपने बॉल ली और आपने एक प्रैक्टिस शुरू कर दी, वहां से आप टेनिस बॉल से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको इक्विपमेंट मैटर करता है, आपके पास कौन सी गन है, आपके पास कौन सी रेंज में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या आपके कोच या क्या आपकी डाइट या आपकी ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, सब में बहुत एक्सपेंस लगता है। तो क्या आपको लगता है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं फिलहाल? जब मैंने या इवन अंकुश ने शूटिंग शुरू की थी 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, तब 12 साल तो उस टाइम पे बिल्कुल बहुत ही कम अवेयरनेस थी शूटिंग के लिए, इतने इंटरनेशनल मेडल्स नहीं थे किसी और एथलीट्स के, बहुत ही रेयर। 2004 में जब राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का मेडल आया था, फिर अभिनव बिंद्रा सर का आया था 2008 में, उससे पहले कोई मेजर मेडल्स नहीं थे कि लोग अवेयर हो शूटिंग के बारे में। स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था कि कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स, अगर हम देखें हमारे पेरेंट्स भी होंगे जो उस टाइम वो उस स्पोर्ट्स में हमारे पुश कर रहे होंगे जहाँ पे ऑब्वियसली उनको दिखता होगा ज्यादा सक्सेसफुल करियर बन सकता है, ज्यादा फेम है, ज्यादा आपको पुश मिलेगा बेसिकली। मैं जैसे बस से ट्रैवल करता था, मैं शूटिंग मतलब कंपटीशन के लिए जा रहा था, तो किसी ने मुझसे पूछा भाई आप क्या करते हो, मैंने कहा जी मैं शूटिंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे किस फिल्मों की करते हो, मतलब उसकी बेसिक करते हो, तो मैंने बताया कि नहीं मैं, और जनरली मैंने ना इतना चेंज होते देखा 2-3 साल में, मतलब ये 2005-6 के बाद बता रहा हूँ मैं। उसके बाद 2008 जब अभिनव बिंद्रा का मेडल आया, उसके बाद जनरली इतना कुछ भी हो गया था 2010 तक, जब कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल्स आए।
मैं किसी को बोलता था ना मैं शूटिंग करता हूँ, बोलते थे अरे यार क्या करते हो, राइफल करते हो, पिस्टल करते हो, शॉटगन करते हो। तो जनरली लोगों को इतनी अवेयरनेस उसी टाइम में आ गई। जब उनका आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटा था जब उनका मेडल आया था, तब हमारे धीरे धीरे जब मैं मेरी सीनियर क्लासेस आई, हमारे पास फिजिकल एजुकेशन एज सब्जेक्ट आया, तो हमारे पास बुक्स आई, तो उस बुक्स में हमारे को शूटिंग के बारे में मुझे भी मतलब एग्जैक्ट पता लगा था कि शूटिंग खाली ये नहीं होती कि बंदूक उठा के गोली चला दी, उसके अंदर एक अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनके एक अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। ओलंपिक के अंदर भी एक टाइप की शूटिंग नहीं होती, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं। तो वो भी मुझे भी तभी पता लगा था जब एक मेडल आया इंडिया के मैंने पास। जब शुरू की थी मुझे भी नहीं पता था कि ओलंपिक्स क्या होता है, वर्ल्ड कप क्या होता है, या क्या क्या इवेंट है। वो तो जो जिसने जो ट्राई करवा दिया रेंज पे या फिर एनसीसी में जो वेपन था हमने तो वो किया। वही चलाया। तो बाद में 3-4 साल बाद हमें पता चला कि अच्छा 25 मीटर पे भी शूटिंग होती है, पिस्टल के क्या क्या इवेंट है, शॉटगन क्या है। सो आई थिंक आप कोई भी एक फील्ड पकड़ लो और उसमें आप काम करते रहो, तब जाके आपको चीजें सीखने को और पता चलती है। नहीं तो शुरुआत हमारे टाइम पे तो बहुत कम अवेयरनेस थी और रेंजेस नहीं थी, इंपोर्ट करना महंगा था और बहुत ही मुश्किल था सामान, कोचेस नहीं थे। तो मुझे शूटिंग शुरू करने के 5 साल के बाद एक कोच मिले जिन्होंने बेसिक्स दोबारा से सिखाए और फिर मैंने जाके जूनियर लेवल पे अच्छा हुआ, सीनियर पे। बट अब हर सिटी में रेंज है, शूटिंग रेंज। इम्पोर्ट रूल्स काफी ईज आउट हो गए हैं और लोगों को अवेयरनेस बहुत है। पेरेंट्स कितना ज्यादा पुश करते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए। आई थिंक ओवरऑल बहुत ज्यादा चेंज आया है एंड काफी हद तक और भी बहुत जरूरत है मेंटालिटी चेंज होने की, इन अ वे कि ऐसा नहीं है कि जब कोई जीत के आ रहा है जितना आप उसको इज्जत और प्यार और सब कुछ कर रहे हो, उतनी ही रिस्पेक्ट आप उसको तब भी करो जब आप वो नहीं जीत के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने उतनी मेहनत नहीं करी। तो दूसरे वो जीत जाते हैं ना, तो फिर वो इज्जत शिफ्ट। जैसे अभी अभी हम रिसेंट हमारे पास एग्जांपल है, जब नीरज चोपड़ा जी जब मेडल जीत के आए जेवलिन थ्रो के अंदर, उससे पहले जेवलिन थ्रो की तरफ टू बी ऑनेस्ट हमारे जो लोकल हम बात करूँ तो वो भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, सभी हरियाणा से हैं। तो हमारे वहाँ पे वो भी, आप भी हरियाणा, सभी हरियाणा से बैठे हैं। तो हमारे वहाँ पे शुरू से हरियाणा में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, वैसे तो एक पूरा पंजाब ही बन जाता है। तो वो वहां पे हमारे पास शुरू से स्पोर्ट्स में लेके हमारे को बहुत पुश किया जाता है, फैमिली वाइज भी, जैसे कोई पहलवान या कोई किसी में, कोई एथलेटिक्स में, कोई किसी में। बट जेवलिन थ्रो बहुत कम सुनाई देता था, बहुत कम। मतलब पीटी टीचर्स खिलाते जरूर थे बट उसके ऊपर कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं थी। जब मेडल आया आज के टाइम में हम देखें तो स्पेशल उसके लिए स्टेडियम्स बने जा रहे हैं, सब कुछ एक, क्योंकि वही है कि एक बार आपका मेडल लग जाए, आप स्पोर्ट्स को इनहेंस कर देते, आप स्पोर्ट्स का लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे ऐसे मेडल आता है ना, तो जो बच्चे वो गेम खेलते भी हैं उन्हें कभी फंडिंग नहीं मिली होगी उस गेम के लिए, ना उन्हें अपने पेरेंट्स से इतनी कई बार सपोर्ट मिली होगी, ना स्कूल से। जब मेडल आ जाता है ना, लोगों की थिंकिंग स्पेशली माइंडसेट और लिमिटेशंस ब्रेक होती है। उससे फिर सारी फंडिंग भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, थोड़ी बहुत इज्जत भी मिलेगी कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो। नहीं तो बस वही मेडल, ये किसी भी चीज में रिवॉर्ड की जरूरत होती है, फिर उस पे आगे आज के टाइम में अगर आपका एकदम मेडल आया था तो आपका इंस्टाग्राम अगर 1,000 फॉलोवर है, वो 1 मिलियन फॉलोवर में ओवरनाइट पहुंच जाता है, आराम से। वहीं से आपके पास ब्रांड आना शुरू हो जाते हैं, तो वहां से एक बिजनेस क्रिएट हो जाता है। और मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम में जैसे आप इतना टाइम से स्पोर्ट्स पर्सन को मिल रहे हो, आप जब अभी जाओगे आप और टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट कोई गेम खेलते हैं, उनसे भी आपका मिलना होगा जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। वो आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या कोई भी अलग टाइप के, जैसे कोई यूट्यूबर बन जाते हैं, कोई ब्लॉगर बन जाता है, ऐसे करके, क्या वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ पे इफेक्ट डालता है, उसकी प्रैक्टिस पे इफेक्ट डालता है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया? ऐसा आपने कभी देखा है, कुछ नोटिस किया? देखो जनरली ये सोशल मीडिया लगभग जो अच्छे से स्टार्ट हुआ 10 साल मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, धीरे धीरे अब वो 2018-19 के बाद से बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और कोविड के टाइम में तो फिर उसी चीज ने लाइक हाइप क्रिएट किया अलग से। तो आजकल ना आप सोशल मीडिया के बिना रह नहीं सकते, चाहे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। और डेफिनेटली मतलब जब हम देखो जैसे स्पोर्ट्स में एक चीज सिखाई जाती है, द लेसर यू नो द बेटर यू आर। मतलब जितनी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। बट आजकल के जो लाइफ स्टाइल, जब बच्चे जैसे वो जो स्कूल्स में जा रहे हैं, तो अगर वो सोशल मीडिया नहीं फॉलो करते या उनको नहीं है उनके पास अकाउंट्स, तो उनको बहुत पीछे माना जाता है। तो बच्चे कई बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं उस वजह से। तो आज वो जरूरत तो बन चुकी है सबकी, और डेफिनेटली आप कुछ भी कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो। लेकिन एक स्पोर्ट्स में जनरली
ये है कि आप टाइम बाउंड कर सकते हो कि उसको कम यूज करो, जैसे आपके अचीवमेंट्स आप दिखाओ, बट कंट्रोल्ड वर्जन में होना चाहिए वो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और या फिर जब आप जैसे अंजुम है, जब आप एलीट स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओ, तो आजकल तो कंपनीज हैं जो आपको आपके साथ ब्रांड जुड़ना brand- चाहते हैं, हाँ, चाहे वो हाँ, तो वो सप्लीमेंट generally ब्रांड्स वो हैं, manage चाहे कर सकते हैं ऑब्वियसली। आपको, तो देखो मैं एक चीज मानता हूँ इसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। प्रोज ये है कि आपके पास ब्रांड्स आएंगे, आपके पास पैसा आएगा। ऑब्वियसली हर इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जितने वो फंड आने की वजह से उनकी फैमिली थोड़ा अच्छा सुधार हो सके फाइनेंशियली हो। बट वहीं पे अगर वो इंसान उस चीज के अंदर डूब ही जाए, वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे ही लग जाए, तो वो ऑब्वियसली अगली ही इवेंट में वो पैसे तो बात परफॉर्मेंस ही आएगा ना। अगर आपकी उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर वो कितना भी अच्छा हो स्पोर्ट्स पर्सन, तो डेफिनेटली लोग उसको फॉलो करेंगे ही नहीं। नया स्पोर्ट्स पर्सन कोई इवेंट का आ जाएगा। जैसे अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो अंकुश जी जैसे हम आपके सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली आप एक्टिव नहीं हो, और मुझे ऐसा लगता है कोच का एक्टिव होना बनता भी नहीं है। बट अगर हम आपके सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वहां पे बहुत फॉलोअर्स भी हैं, बहुत आप एक्टिवली पोस्ट कोचेस के पास तो टाइम होता है, प्लेयर्स के पास पता है। पर इनको पासवर्ड नहीं मिल रहा है अपना, इसलिए वो वो active वही नहीं है। रीजन, अच्छा वही रीजन ऐसे निकला कि पासवर्ड इंस्टाग्राम वालों से आपको बात करनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इंडिया टीम के कोच हो सर, ऐसे मत करो। तो जैसे अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती होंगी, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल लोगों को हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें लड़कियों को फेस करनी पड़ती है जब उनकी अच्छी फॉलोइंग एक गेन हो जाती है। आपको कभी ऐसा कोई कुछ फेस करना पड़ा हो, या फिर आपको ऐसा कभी लगा हो कि सोशल मीडिया आपकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा है? आपको भी, क्योंकि मुझे आप सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी पोस्ट डालते हैं जो बहुत क्रिएटिव होती हैं, या फिर आपके हॉबीज से रिलेटेड मैंने चेक किया। यहीं पे कुछ हम स्पोर्ट्स पर्सन देखते हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रील्स कंटेंट भी बनाते हैं जो बहुत वायरल भी हो जाता है आज के टाइम में। एंड आपका ऐसा उस पर कोई टेक है, कुछ बोलना बिल्कुल। चाहोगे? मुझे लगता है कि एज एन एथलीट जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे यंग एथलीट्स देख रहे हैं, बिगिनर्स देख रहे हैं, आप एक आइडियल हो इस वे में कि आप जो भी करोगे लोग फॉलो करेंगे मोस्टली। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि आप एक्सरसाइज क्या क्या करते हो, या शूटिंग के टेक्निकल चीजें पूछते हैं, या ब्रेक लेते हो नहीं लेते, सब कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मुझे सोशल मीडिया पे। तो मेरा एक हमेशा से ये रहा है कि मैं जो भी इंस्टाग्राम पे डालूं, और मैं सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करती हूँ, फेसबुक यूज करे बहुत साल हो गए, और ट्विटर मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल और थोड़ा सा नेगेटिव टॉक्सिक ऐसा लगता है मुझे कई बार, क्योंकि उस पे ओलंपिक्स के टाइम पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे, तो मैंने वो छोड़ ही दिया। तो इसलिए तो मुझे ये होता है कि जब मैं इंस्टाग्राम जैसे हैंडल करती हूँ अपना खुद का, तो मेरे को होता है कि जो भी मैं डालूं वो एकदम रियल हो, दिल से। मतलब अगर मुझे कोई दिल से कोई इमोशन या कोई कैप्शन नहीं आ रहा है, मैं नहीं डालूंगी। वो मेरी हर चीज मैं जितना रियल हो उतना रखती हूँ। और जो जो मेरे वर्कआउट है मैं वो शेयर करूंगी, टेक्निकली अगर किसी ने मुझे कुछ पूछा है तो वो शेयर। मुझे लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडियन एथलीट कि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक लेवल पे, कि आप अच्छा मैसेज दो यंगर जनरेशन और पब्लिक को, और अपनी जर्नी जो असली है, चाहे आप हार रहे हो वो भी अच्छे से बताओ, ताकि सबको, जितना फेक आजकल इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हो गया है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खराब चलाओगे, आप परफॉर्मेंस डिप होएगी, आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। तो कई लोगों के काफी आते हैं कि ये छोड़ो, अपना तो सिर्फ गेम करो, आप लोग ब्रेक क्यों लेते हो, आपको सिर्फ अपनी शूटिंग पे ध्यान देना चाहिए। अरे भाई, अगर पूरा दिन हम सिर्फ ट्रेनिंग और पूरा साल सिर्फ शूटिंग करते रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को टाइम कब देंगे, अपने लिए टाइम कब निकालेंगे? तो आई थिंक हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। सर्कस थोड़ी ना है कि जैसे आप मतलब आप सोचते बैक हो टू बैक वैसे- करो। जो पता है क्या था, देखो हम ना हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं प्लेयर से, ठीक है, कि वो हम उसे जीतता हुआ बड़ा अच्छा लगता है हमें। हाँ, लाइक मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इंडियन टीम हमेशा जीतती रहनी चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ, इंडियन टीम जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, अंजुम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जीतती रहती है, पर ये ऐसा हमेशा ही परमानेंट नहीं है। बिकॉज और आप ही हो जो हमेशा अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये समझते हैं, जैसे हम क्रिकेट में भी हमें है कि इंडिया जीतती रहे, हाँ, अरे उनके प्लेयर्स हैं, पता नहीं किसके माइंडसेट क्या है, क्या दूसरी टीम कितनी स्ट्रांग है, बहुत चीजें मैटर करती हैं। कि आप कई बार लाइक ऐसा होता है कि मैंने एक बार एक मैच खेला और मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया, और काइंड ऑफ एक उस कंपटीशन का रिकॉर्ड था वो,
मेरे को इतनी खुशी हुई, गोल्ड, मैंने कहा गोल्ड तो पता नहीं मैं कितने पॉइंट से जीतूंगा, मेरा उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। अब दूसरे बहुत अच्छा करके तो उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं ना। आई थिंक हमारा किसी भी फील्ड में आप हो, मेन चीज होती है आप अपने पिछले से बेटर कर दो। हाँ, वो आप सबसे अपना बेस्ट। दूसरे का क्या है क्या नहीं, आपको अपना दिमाग पता है, आपको अपनी बॉडी पता है, आपको ये अपने माइंड और बॉडी पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने साथ। दूसरे को हराने का वो नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हम रिसर्च करी तो हमें पता लगा कि आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर स्टडी की है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे मतलब मुझे भी जान के बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक ऐसे लेवल पे, वहां पे आपको हार जीत चलती रहती है ना। आप एक स्टूडेंट हो, आपने एक चीज स्टडी किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, आप एक माइंड को जानते हैं। आपकी एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर सपोज किसी उसमें अपना 100% नहीं दे पाया, उसको अंदर से कैसा फील होगा। और वहीं पे देखो हमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी फैमिली सपोर्ट कैसी है। हमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट, जैसे अब आपको नेगेटिव कमेंट मिले उस टाइम बंदा एकदम घबरा जाता है। इंसान इंसान तो इंसान है ना, वो अंदर से घबरा जाएगा, ठीक है ना। उसको लगेगा कि यार मुझसे इतना बड़ा भी क्या गुनाह हो गया कि सभी पूरा इंडिया मेरे पीछे लग गया कि तुम मेडल नहीं लेकर आए, तुम्हें ये तुम डिजर्व। उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहोगे, बिकॉज आप आपके साथ अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, हर स्पोर्ट पर्सन के साथ होता तो मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूज इसलिए की थी क्योंकि मेरे को एक तो माइंड के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। जब मैंने ग्रेजुएशन करी उसमें मैंने साइकोलॉजी ली, मुझे कई सब्जेक्ट उसमें कई टॉपिक्स इतने इंटरेस्टिंग लगे, तो मुझे था कि मैं साइकोलॉजी पढूं अपनी मास्टर्स में। एंड जब मास्टर्स में मुझे सब्जेक्ट चूज करना था कि साइकोलॉजी के अंडर क्या, तो मुझे था स्पोर्ट्स सबसे इजी रहेगा मुझे समझने में। एंड सिंस मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो वो मुझे हेल्प करेगा। एंड आगे जाके अगर मुझसे किसी की हेल्प करनी है, कोई यंगर जनरेशन है, किसी को कोई डाउट है, तो मेरे पास एटलीस्ट करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए आगे किसी को कुछ भी बताने के लिए। तो मैंने फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूज किया। एंड उसकी कई चीजें, स्पेशली ये कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, आप माइंड को समझें कि वो कैसे काम करता है, तो ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। समझ में आया। कोशिश पूरी रहती है। आपका न्याय बाकी तो आएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो आई थिंक इससे क्या होता है कि जब हमें अपने कोचेस से कैसे डील करना है, फैमिली कैसे डील करती है, फिर हम फैमिली से बात कर सकते हैं कि वो जब हम जीत रहे हैं तो वो कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, जब हम वो हार रहे हैं, उनका कोई भी किसी का भी बच्चा जब नहीं जीत रहा है। सो आई थिंक हर तरीके से आपको आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना वो इफेक्ट करता है। तो थैंकफुली मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव रहे हैं। अगर मैं जीत रही हूँ तो वो बहुत खुश हैं, वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैं ही उन्हें थोड़ा, मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसमें कि मैं उनको बोलूंगी कि नहीं ढोल वगैरह मत बुलाओ, थोड़ा शांत रखो। बट जब मैं नहीं जीत रही हूँ तब भी वो इतने खुश हैं, कभी नहीं पूछेंगे कि क्यों क्या। अगर मैं कुछ बताना चाहूँ विंडोज भी तो ऐसे ही मिले आपको। तो मैं कुछ बताना चाहूँ अगर तो है, बट ऐसे वो कभी नहीं कि क्या हो गया कुछ क्यों नहीं जीते, ऐसा कुछ नहीं। सो आई थिंक वो सपोर्ट बहुत जरूरी है और वो ओवर द टाइम आती है। शुरू में शायद इतनी ना आए आपको रिलेटिव से जब आप बिगिनर हो, Yes. पर जब आप जीतोगे तब तो फिर रिलेटिव्स भी ऐसे हो कोई जाते एक हैं कि अच्छा अरे मेडल लग जाए उसके बाद सब आप अरे ये तो हमारे रिश्तेदार है। ये सब आपके। तो ऐसा आई थिंक चलता रहता है। सो आपने अर्जुन अर्जुन अवार्ड, जो हमारा बेसिकली सेकंड मोस्ट हाईएस्ट आप कह सकते हो स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया के अंदर, है ना, आपने वो जीता। तो वो एक कैसी फीलिंग रही थी, बिकॉज वो आज तक मैं कहता हूँ बहुत कम लिमिटेड स्पोर्ट्स, और सपना है एक बेसिकली हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक तो सपना होता है ना कि यार मैं देश के लिए कुछ करूं, और उसके बाद देश से जब आपको बैक सम्मान मिलता है, सब आपको इतना प्रेस मीडिया आपके घर वाले खुश होते हैं, तो वो कैसा मोमेंट था? तो 2019 में मुझे मेरी फेडरेशन ने नॉमिनेट किया था अर्जुन अवार्ड के लिए, और मुझे बहुत ही पहले ही ऑनर्ड फील हो गया था कि मेरी फेडरेशन ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिले। एंड और मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि उससे पिछले साल में भी एक से ज्यादा शूटर को अवार्ड मिला था, और उसके अगले साल भी। उस साल सिर्फ मुझे शूटिंग में मिला था, तो ये चीज मुझे थोड़ा और अच्छी लगी। बट मैं ब्राजील वर्ल्ड कप के लिए गई थी उस टाइम पे, तो मैं उस फंक्शन में नहीं जा पाई राष्ट्रपति भवन में। मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि आप प्लीज जाओ राष्ट्रपति भवन, वो पूरा जो वाइब है वो एंजॉय करो। बट मुझे फिर अवार्ड मिला है इस साल जाके फिजिकली हाँ, मतलब फिजिकली मुझे अवार्ड और सर्टिफिकेट अब मिला है। अवार्डेड 2019 से हूँ मैं अर्जुन अवार्ड, तो उसके अलग अलग कंसेशंस हैं रेलवे में, ये सब बेनिफिट्स हैं, और हम कहीं पे भी
साई के कोई भी स्टेडियम यूज कर सकते हैं, हॉस्टल यूज कर सकते हैं. सो आई थिंक ये सारी बेनिफिट है. एंड अर्जुन अवार्डी का ये होता है कि हाँ हमें अच्छा लगता है कि जो हमारी इतने साल की मेहनत है और हमारे मेडल्स को अप्रिशिएट और ऑनर किया जा रहा है. सो इट वाज अ नाइस माइलस्टोन दैट आई हैव अचीव्ड. एंड और जो अभी तो आपको और भी बहुत सारे वाइब नहीं मिली मतलब राष्ट्रपति भवन की, तो उसके लिए क्या वो उसके लिए हम, कुछ कभी ऐसा रहता है कि दोबारा खेल रतन जब जीतेंगे तब हाँ, जाएंगे. और ये यही सुनना चाहता था मैं. मैं भी यही समझ रहा ये कुछ ओके. तो अगर अभी मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो आज के टाइम में ना मैं बहुत ज्यादा कॉमनली सुनने को मिलता है, स्पेशली न्यूज मीडिया में ना. आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपका स्पोर्ट है शूटिंग. आपका जो जो बेसिकली मैं अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं, जैसे हम करते हैं कि गोलियां चलाना आपका खेल है, एक जॉब है, आप जो करते हो आपका एक्सपोर्ट है. यहीं पे हम इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर मैं स्पेशली बात करूं, इस टाइम जो हालात हैं, वी टॉक अबाउट गन कल्चर. वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गन कल्चर इंडिया में, स्पेशली पंजाब में इतना ज्यादा है. बट उनको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट को बड़ा ठहरा जाता है पंजाब के अंदर या दिल्ली या मतलब हमारे नॉर्थ के साइड में ना, गन कल्चर के लिए एंटरटेनमेंट को करार कर रहे हैं कि हाँ ये एंटरटेनमेंट, जैसे गाने हैं, मूवीज हैं, ये मत बनाओ, इनमें एक्शंस मत दिखाओ, कहते हैं लोग, है ना, मीडिया के अंदर स्पेशली वो प्रमोट कर रहा है कि जो जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी कुछ भी चल रही हैं इस टाइम चीजें, आपको क्या लगता है कि क्या ये, मतलब ऑब्वियसली जब आपका तो पूरे दिन ही यही काम है, आपको तो पूरे दिन सुबह उठना है गन के साथ, सोना भी आपका तो रियल लाइफ में. जैसे वो गाने हमारे पे सूट करते हैं वैसे आप पे सूट करते हैं वो गाने, है ना. बट क्या आपको क्या लगता है कि दूसरे इंसानों को वो गाने सुन के आपको लगता है कि किसी इंसान में ऐसी मोटिवेशन आ जाएगी कि वो लड़ाइयाँ करने लग जाए? वैसे तो इतनी इजीली मुझे नहीं लगता इंडिया में आपको गन मिल जाएगी लाइसेंस वाली, है ना. लाइसेंस वाली गन लेने के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इंडिया के अंदर. बट क्राइम कोई लाइसेंस गन से तो नहीं करता ना. हाँ, वो भी एक वो है. तो आपको क्या लगता है वन ऑफ द रीजंस है एंटरटेनमेंट आज के टाइम में, जो गन कल्चर को लेके एक बहुत बहस चल रही है? देखिए बेसिकली जैसे ये हमारे अंदर ना जैसे यूएस में भी ऐसा ही कल्चर था. बिल्कुल. वहां पे मतलब गन्स कल्चर इतना इजी दिखाया गया है, हम्म. तो यहाँ पे ना हमने उसको ज्यादा नेगेटिव कर दिया है. इतना नेगेटिव मुझे नहीं लगता कि गन कल्चर इतना नेगेटिव है. हम्म. बिकॉज आप उसे अगर जैसे स्पोर्ट्स में क्यों नहीं करते, ठीक है ना. तो आप जैसे मैं एक शूटर हूँ, ठीक है. मैं जैसे अभी बीच में हुआ था ना कि किसी ने प्रोटेस्ट भी किया था हमारे प्लेयर्स ने कि जैसे वो 3 शूटर्स वहां पकड़े गए, 3 शूटर वहां ये पकड़े गए. तो ये उन्होंने बोला था कि शूटर्स हम हैं जो गन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो देश के लिए मेडल जीत रहे हैं. तो कि उनके आगे से तो क्रिमिनल्स लगाओ, उनको शूटर्स मत बोलो. तो ये काफी, क्योंकि मैं भी बोलूं मैं शूटर हूँ, कोई कल अखबार कई बार तो अखबार में मुझे पढ़ के ऐसा लगता है कि कोई शूटिंग स्पोर्ट्स वाला पकड़ा गया है, फिर पता चलता है अच्छा कोई रैंडम बंदा जिसने गन चलाई है उसको शूटर कह रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा. बाकी जैसे मैं अब एक नॉर्मल इंसान 2 गन्स रख सकता है लाइसेंस्ड वेपन्स, लेकिन मैं 14 वेपन रख सकता हूँ, 14 वेपन. और आपके पास अभी 14 के 14 है? मेरे पास अभी 11 है. 3 में ही ऐड कर लो. तो घर की बात है ना, घर में ही है. नहीं, मैं अपने अलग से इनका राइफल इतनी बड़ी बड़ी होती है, पिस्टल्स है बेसिकली छोटी. हाँ जी. तो जैसे एक रिनाउंड शूटर जो है अलग अलग इवेंट्स में वो 14 वेपन रख सकता है. और आई थिंक जो अर्जुन अवार्डी, आई थिंक वो अनलिमिटेड रख सकता है. क्या बात. तो ये है, आप अगर गन्स अचीव करनी है आपने, तो ये भी एक तरीका कमाओ है ना, हाँ. कमाने का एक तरीका है. तो बेसिकली गन देखो, जैसे लोग शादियों में भी चलाते हैं, तो ये बहुत गलत है अगर आपको चलाना है. बिकॉज इतने इंसिडेंट्स होते हैं, आप डेली बेसिस पे आप देखते हो कि कितने वो दिक्कतें हैं. गलती से भी हो जाता है वो, गलती से. बिकॉज ऑब्वियसली जब आपको ज्यादा पता है, बहुत प्रेशर क्रिएट होता है जब आप एक गन चलाते हो. वो एकदम हाँ, कईयों की शोल्डर्स है ना हिल जाते हैं, कईयों को चोट लग जाती है. बहुत बेस्ट रहता है कि जिस चीज की जो जगह है वो वहां हो तो बेस्ट है. सो गन्स अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप शूटिंग रेंजेस पे जाओ, जो मर्जी वेपन ट्राई करो, चलाओ, उसको एंजॉय करो, रादर देन ये कि शो ऑफ करना, दिखावा. आई थिंक क्योंकि इतना ज्यादा सोसाइटी में हो चुका है तो इसलिए वो फिर यूज होता है, तो वो अवॉइड किया जा सकता है. तो एक चीज मुझे और पूछनी है, ये गन्स बहुत महंगी होती होंगी राइट, जो स्पोर्ट्स अगर हम बात करें, तो एक स्टार्टिंग रेंज आप बता सकते हो कि अगर आप इंडिया में आपने शूटिंग स्पोर्ट स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक गन कितने की मिलेगी?
बेसिकली जो जैसे हमारी ना जो शुरुआत हम एयर वेपन से करते हैं, एयर वेपन्स बेसिकली उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं होता। तो वो जैसे है सारी गन्स इंपोर्टेड ही, जैसे जर्मनी की है, स्विट्जरलैंड की है, ऑस्ट्रिया की है। तो उन गन्स में क्या है कि वो जनरली जो हर रेंजेस पे जैसे 10 मीटर जितनी भी रेंजेस हैं वो गन्स हम यूज करते हैं। तो उनकी कॉस्ट होती है अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख इतने तक होती है। राइफल्स आई थिंक 2.5 लाख 3 लाख के अराउंड है एयर वेपन्स। और जो फायर आर्म्स है बेसिकली उनके लिए क्या रूल्स है कि पहले तो हम रिनाउंड शूटर बने, तो रिनाउंड शूटर बनने के बाद हम उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उस पर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाती। तो वहाँ थोड़ी कॉस्टिंग में आई थिंक हाँ तो रिनाउंड शॉट होता है जब आप नेशनल खेल लेते हो, उसको रिनाउंड शॉट कहते हैं। जब आप नेशनल्स तक पहुंच जाते हो फिर आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है, नहीं तो कस्ट, क्योंकि हर चीज इंपोर्ट होती है। अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, गन्स हाँ। इंपोर्ट ही नहीं कर सकता कोई भी इंसान और rather than shooters। काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसको लेके। सो अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो तभी आपको फेडरेशन अलाउ करेगी लाइसेंस लेने के लिए और उसके बाद वेपन लेने के लिए। तो अभी रिसेंट टाइम में आई गेस लास्ट टू लास्ट मंथ आपके घर पे जेपी नड्डा जी का आना हुआ, जो बीजेपी के अभी फिलहाल अध्यक्ष है, राइट? तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि मीडिया तो शायद यही समझ रहा है कि अभी देखो, आप पावर कपल पॉलिटिक्स पे आ रहा है। नहीं, अभी मेरा एम पूरा पेरिस ओलंपिक्स पे, तरह Okay. ध्यान उस पे। तो उनके साथ मतलब कैसा कैसा मुलाकात हुई, कैसा बिहेवियर रहा उनके साथ? मतलब एक एक्सपीरियंस रहता है ना जब आप एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलते हो जो राइट नाउ देश के एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं जो बहुत बड़ा है आगे, बहुत बड़ा है। काफी मोटिवेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि कोई इतने अच्छे लेवल के मिनिस्टर लीडर हमारे घर पे आएंगे। तो बहुत ही मोटिवेटिंग था। काफी मीडिया इंटरेक्शंस भी हुए उस दिन और उन्होंने काफी मोटिवेट किया और स्पेशली कंग्रेचुलेट किया। और मेरी फैमिली से मिले, हर एक से मिले, मेरे दादाजी, मम्मी पापा से, और बहुत खुश हुए कि आज तक की जो मेरी जर्नी रही है। और पूछा उन्होंने कि हमें और क्या इश्यूज हैं चंडीगढ़ में, स्पोर्ट्स को लेके, चाहे वो पॉलिसी हो या शूटिंग रेंज या कुछ और क्या चीजें बेटर हो सकती है। तो आई थिंक वो इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा मुझे लगा, क्योंकि यूजुअली सिर्फ कई बार लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं, कुछ करते नहीं। तो स्पेशली उन्होंने इतना टाइम लगाया हमारे घर पे, 45 मिनट्स टू 1 आवर वो हमारे घर पे थे। काफी अच्छा आई थिंक इंटरेक्शन रहा। और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पेरेंट्स तक खुश थे कि जेपी नड्डा जी हमारे घर आए हैं। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप श्री जेपी नड्डा जी से आपकी मुलाकात हुई? जो बेसिकली मैंने एक चीज देखी, जो बड़े लोग होते हैं ना लाइक तो उस लेवल पे गए हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट है तो हमने ना जैसे घर में उनके लिए वो रखा कि जैसे वो आए जोत जलाएंगे, एक ट्रेडिशन भी है हमारे यहाँ। तो जैसे ही वो आए तो मैं उनसे जोत जलवा रहा था। तो जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे थे मैंने उन्हें बुलाया तो उन्होंने पहले शूज उतारे और फिर जोत जलाई। और जबकि हम सारे जितने पास खड़े थे जो जला रहे थे हम सब शूज में थे, मतलब उन्होंने स्पेशली शूज उतारा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें उनमें अंदर से वो वैसे ही है जैसे हाँ, यही शायद उनको उन लोगों को आम इंसानों से अलग करती है जो इतने बड़े लोग बनते हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो उनको इतने इस लेवल पर डाउन ले टू जाती अर्थनेस कह सकते हो आप उसको। बिल्कुल 100%। ग्राउंड के साथ जुड़े हो। ऐसा नहीं कि लगेगा कि मिनिस्टर को बैठे हैं बातें कर रहे हैं। बहुत ही ऐसे लगा कि ठीक है, वो कोई मिलना है, सब कुछ पूछ रहे हैं, फैमिली क्या करती है, मेरा भाई क्या करता है, कैसी जर्नी रही। तो आई थिंक एवरीथिंग वाज लाइक बहुत अच्छे, मतलब कॉमिक वे में भी बातें करी उन्होंने काफी, और काफी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपका श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, फोटो भी है बहुत। वो फोटो जब भी मैं देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आई नो समवन जो मोदी जी से मिले हैं ना। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या उनका मतलब कोई आपको ऐसा कभी कुछ ऐसा लगा कि बिकॉज राइट नाउ वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें सो एक बहुत एडमायर किया जाता है उनको, चाहे कोई भी कंट्री में वो चले जाए, उनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड जिस टाइम अपने ऑनर दे रहे हैं ना कंट्री। तो आपको कैसा लगा उनसे? आई थिंक वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर है। और हम वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो पहले बाकी कंट्री वाले हमारे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में पूछते थे कि अच्छा आपके वहाँ पे शाहरुख खान है, सलमान खान है। अब सब मोदी जी को जानते हैं, लिटरली किसी भी कंट्री में चले जाओ। तो आई थिंक उनका काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वर्ल्ड वाइड। एंड हमें जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स से जीत के आए थे, उन्होंने सब मेडलिस्ट को और सबको इनवाइट किया था अपने घर पे, चाहे फोटो इंटरेक्शन इस सब के लिए। और फिर जब हम ओलंपिक से वापस आए थे उन्होंने सबको इनवाइट किया था, नॉट ओनली मेडलिस्ट बट सब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। एंड आई थिंक
इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले sports में। जब कंटिजेंट बाहर जा रहा है उससे पहले ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रही है सबसे, और फिर जब वापस आ रहे हैं तब सबको उन्होंने अपने घर इनवाइट किया। फिर बहुत ही अपनापन लगता है। एंड जब आप देश के सबसे बड़े लीडर आपके साथ इतना आपको इतना ऑनर कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वहां पे मतलब चीजें कंफर्टेबल रहती है, आपको ऐसा लगता नहीं कि अभी मैं मोदी जी से मिलने वाला हूँ, प्राइम मिनिस्टर। फीलिंग तो आ जाती है जब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है और सब कुछ, और आपने जिनको इतनी बार टीवी पे देखा है, उनके इतनी स्ट्रॉन्ग स्पीचेस सुनी है। कोविड के टाइम पे तो कितना ज्यादा उनको देखा टीवी पे एकदम एंड देन एकदम से आप उनको मिलते हो तो उनकी आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग। तो वो आते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा कि कोई एंटर हुआ है रूम एंटर के हुआ अंदर, है। है सो ना? आई थिंक वो जो उनका वो स्ट्रॉन्ग पूरा एनवायरनमेंट है उनके आसपास, सिस्टमैटिक एनवायरनमेंट के यस, अंदर। वो काफी अच्छे से पता चलता है। सो अभी आप जो है पंजाब पुलिस के हाँ अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी है, I think आपके पास। तो वो कैसे बेसिकली मिलती है, आप कुछ बता सकते हो? बिकॉज बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि पोस्ट पर्सन को इजीली, स्पेशली पुलिस के अंदर, हरियाणा पुलिस में, पंजाब पुलिस, बहुत पोस्ट दी जाती है जब आपके रैंक बढ़ता रहता है। तो वो कैसे मिलता है, कोई प्रोसीजर होता है इसके पीछे, कुछ बता तो 2017 में पोस्ट निकली थी जिसमें आप स्पोर्ट्स कोटा होता है उसमें Okay. मुझे किसी ने बोला कि ऐसे पंजाब पुलिस की पोस्ट निकली है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मैंने की। बोला अगर आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ। सो मैंने फिर फॉर्म्स भरे और जो भी पूरा प्रोसीजर था वो किया, एंड देन फिर मेरा रिक्रूटमेंट हो गया था एज सब इंस्पेक्टर इन 2017। तो अभी भी मेरा वही रैंक है। आई होप टू गेट प्रमोटेड, DSP, बट बिल्कुल। अभी वो प्रोसीजर चल रहा है थोड़ा। बट ऐसे होता है कि कोई भी स्टेट अपनी पॉलिसी निकालती है, उसके बेस पे आपको जॉब मिलती है। बट अभी मोस्टली स्टेट्स यही कर रही हैं कि आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जॉब मिले ताकि आप अपनी गेम वापस Game on. यू गिव बैक टू द स्पोर्ट। तो अभी ऐसे सिलेक्शंस होती हैं। तो अंकुश जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो 2008 में आपने यूथ कॉमनवेल्थ में आपका गोल्ड मेडल था। आफ्टर दैट एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो मतलब बहुत, अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप आज भी जाके गूगल पे आप इनके बारे में से रिसर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल जरूर दिखाई देगा, बिकॉज मुझे भी दिखाई दिया था। तो मुझे भी वो उसके बारे में पता लगा कि एक डोप टेस्ट के अंदर कोई दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से आपको 2 साल, आई थिंक 2 साल दो साल गेम से दूर रहे। तो वो क्या था, कुछ आप उसके ऊपर बता सकते हो, या कुछ आप इफ यू आर कंफर्टेबल आप कुछ बताना हाँ चाहो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली जैसे हम ना कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं तो जैसे आपने डोपिंग वर्ड काफी बार सुना होगा Yes. जनरली। तो वो हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो बैन है, बट उस टाइम एक तो अवेयरनेस बहुत कम थी। तो यहाँ से मेरे को याद है कि मैंने सिर दर्द के लिए मैं पुणे से ट्रैवल करके दिल्ली आया था फ्लाइट के लिए, तो मेरा काफी सिर में दर्द हुआ। तो उसके बाद मैंने दवाई ले ली। तो मतलब कुछ जैसे माइग्रेन के लिए दवाई थी जो वो ले ली, स्ट्रॉन्ग दवाई ले ली ताकि मेरे को ट्रैवल करना था। और उस टाइम मैं उसके बाद मैं कंपटीशन खेलने गया जूनियर वर्ल्ड कप जर्मनी में। तो वहां पे अराउंड हमारा लास्ट डे मैच था, कंपटीशन के लास्ट डे। तो मैं उस कंपटीशन में क्वालिफिकेशन में टॉप स्कोर किया और मैं फर्स्ट पे फाइनल्स में एंटर किया। तो जनरली मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चलता रहा, बट एट लास्ट आई गॉट 6th प्लेस। तो थोड़ा शायद प्रेशर ज्यादा हो गया तो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उसके बाद हमारा डोप टेस्ट जो जनरली होता रहता था हमेशा। लेकिन उसके बाद हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम पे वहां से शायद फेडरेशन में मेल आई कि ऐसे कि वो पॉजिटिव आया डोपिंग। तो मुझे ऐसे लगा कि यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर वो दवाई जो मैंने ली थी, क्योंकि कुछ अवेयर नहीं थे हम यहाँ पे, तो वो उस दवाई में कुछ परसेंट हमारे जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बेटा, जो सॉल्ट होता है, वो जनरली हार्ट रेट कम करने काम आता है। तो शायद उस दवाई में शायद वो 2% कुछ था, तो उसमें या तो वो आया। तो उस वजह से फिर और इसमें मैंने लिखा कि आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो उन्होंने लिखा कि मैं उससे वर्ल्ड के अच्छे प्लेयर्स में था। तो उन्होंने बोला कि अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर हम ये मतलब मान ही नहीं सकते। तो उसके बाद फिर मेरे को 2 साल का बैन लगा। और जनरली वो 2 साल के बाद फिर आपको दोबारा बेसिक लेवल से शुरू करना पड़ता है कम्पीट करने के लिए। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 3 साल का वो पीरियड था। हाँ, साल तो पूरा रिकवरी इसमें ही लग गया, राइट? हाँ, जनरली जैसे मैंने ट्रेनिंग करी उस टाइम पे, बट ऐसा था कि आप भागते जा रहे हो बट कोई गोल नहीं है आपका। मुश्किल था बट
यूक्रेन के भी आई गेस, जब आपके साथ ये इंसिडेंट होता है, यूक्रेन के भी एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके साथ भी शायद स्पोर्टिंग गेम में ही आपके साथ एक आर्टिकल जब हमने पढ़ा था उसमें पता लगा कि यूक्रेन में भी एक यूक्रेन आई थिंक नॉर्थ यूक्रेन के कोरिया भी के प्लेयर थे, उसमें ये साउथ कोरिया के कोई प्लेयर थे, वो ओलंपिक मेडलिस्ट थे। ओके तो हाँ उनको भी, लेकिन जैसे 2010 में तो वहां पे उनको क्या था कि उनको लोकल कॉम्पिटिशन्स जो थे ना उनको अलाउड किए गए वो खेलने। तो उसी शूटर ने 2008 ओलंपिक्स में मेडल जीता था, और 2014 में एशियन गेम्स थे तो उसने एशियन गेम्स में दोबारा मेडल जीता जो एथलीट था वो। तो इसका मतलब कि उसको लोकल कॉम्पिटिशन्स खेलने दिए गए थे, तो उसने बाद में कम बैक किया उस प्लेयर। सो जब जब ये सारा बैन लगा उसके बाद जब आप वापस आए, तो तब आपने 2013 में आई गेस सिंगापुर ओपन कंपटीशन में आपने गोल्ड मेडल जीता। हाँ जनरली खेलना तो आता ही था बट वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना हथियार हाँ हथियार नहीं, चलाना वो छोड़ा नहीं। भूले और नहीं। I think ऐसे इंसिडेंट आपको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग कर देते हैं जब आपके एकदम से आपका ऐसा ग्राफ नीचे जाता है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस ना आ रही हो, चाहे आप बैन हुए हो, आपको कितना क्रिटिसिज्म फैमिली से, रिलेटिव से, मीडिया से कितना कुछ आता है, तो ऐसी चीजें आपको इतना स्ट्रांग कर देती हैं। या अगर आप स्ट्रांग माइंडेड एथलीट हो, अगर आपने अपने आप को संभाल लिया और आप मेहनत कर रहे हो, तो आप उस पीरियड से इजीली निकल सकते हो। अगर आपने उस चीज के अपने ऊपर ले लिया और आप डिप्रेस्ड हो गए, फिर वो एक चैंपियन की निशानी नहीं है। तो आई थिंक इट्स रियली अप्रिशिएबल उन लोगों के लिए जो ऐसी चीजों के बाद भी ऊपर आते हैं। जिनको फेस करनी पड़ती है हाँ उसके वो बाद मुश्किल होता है फेस थोड़ा, बट हमेशा ना मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में कि कोई भी फेस टेम्परेरी है। देखो आज जो फेज है वो भी निकल चुका है, ये भी निकलेगा, बिल्कुल जो था वो भी निकल गया। तो फिर बड़ी अच्छी बात है ना कि किसी ने मुझे बताई थी कि सबसे अच्छी चीज है कि समय सेम नहीं रहता, वो बदलेगा ही समय की बदलेगा। सबसे अच्छी बात ये कि चाहे अगर अच्छा चल रहा है तो उसको ग्रांटेड मत लो, हाँ मेहनत तो लगाए रखो। जनरली सो आपको स्ट्रांग ही करता है। बीइंग अ कोच, जब आप इतने एक्सपीरियंसेस ले लेते हो है ना, तो आपको ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप बच्चों के साथ कल को आप स्टूडेंट्स को आप शेयर करोगे कि हाँ मैंने भी ये चीज फेस की है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना, टूटना नहीं है, लाइफ में कभी हारना नहीं है, मौके फिर मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं, अभी आप इंडिया टीम के कोच हो, तो अभी आपका कोई ऐसा स्टूडेंट आप किसी का नाम लेना चाहो या जिन्होंने अभी इंटरनेशनल कोई मेडल स्कोर किया हो, या कुछ आप बताना चाहोगे अभी कुछ कुछ नया कोई प्रोग्रेस हो रहा, हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि कोच साहब अभी क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनरली मैं अभी इंडियन शूटिंग टीम पिस्टल टीम के साथ हूँ। तो जैसे जो सबसे अच्छी चीज है कि मेरे पास वो सारे एक्सपीरियंस, तो मैं यंग हूँ, तो जनरली जो उनकी तो जनरली जो उनकी चीजें है ना जो वो कर रहे हैं आजकल, वो मैंने लगभग किया ही है सारे, चाहे वो गलत वे में हो, चाहे अच्छे वे में हो, उसी फेज से मैं मतलब निकला जितनी शरारतें आजकल के बच्चे कर रहे हैं उन्होंने 10-20 साल पहले 10-20 साल पहले हूँ। तो ऐसा है कि बस तुम कितना दिल जवान होना चाहिए। कोचेस को कितना बेवकूफ बनाओगे, हम इसी चीज से निकल चुके हैं। तो जनरली अभी मैं जर्मनी में था, तो एक बड़े पुराने कोच हैं जर्मनी के ना, तो मैं ऐसे ही, तो एक बच्चा था उसकी पिस्टल में कुछ ट्रिगर में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं चेक कर रहा था उसको, तो मैं पिस्टल लेके खड़ा था वॉल पे ना, तो कोच आए, अंकुश आर यू स्टिल प्लेइंग? मैं कहा नहीं अब मैं कोच आया हूँ। कहते ओ गॉड आई थॉट यू आर प्लेइंग नाउ एज जूनियर। तो ऐसा नहीं, तो मैं हमेशा ना प्लेयर्स के साथ उनकी जैसे जो मेरे टाइम पे कमियां रही हैं, या जैसे जल्दी मेरे को, जैसे हमने रिजल्ट लेने में मेरे को 10 साल लगे, 15 साल लगे, तो उसका जो निचोड़ है वो बच्चों को बहुत जल्दी देता हूँ, मतलब ताकि वो गलतियां ना करें और वो जनरली जो इतना साल उनको ना लगे वो परफॉर्मेंस अपनी जल्दी दे सके। तो बड़ा अच्छा है, और बच्चों के साथ काम करने में बड़ा अच्छा मुझे लगता है। एक नाम्या कपूर है एथलीट, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक हर्षवर्धन यादव है, महाराष्ट्र से है वो, तो वो बहुत अच्छा कर रहा है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं दोनों, और बाकी काफी प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। सो अभी करंटली सिचुएशन अगर हम देखें शूटिंग एज अ स्पोर्ट इन इंडिया, आपको क्या लगता है कि हम इंटरनेशनली कितना स्टैंड करते हैं? क्या हम बहुत बड़ी बड़ी जो और कंट्रीज हैं जो कितने सालों से गेम में पूरा डोमिनेट करते आ रही है, हम उनको पछाड़ पा रहे हैं? हमारे पास वो है? मैं एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। अभी रिसेंटली जब हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए जर्मनी गए थे, तो वहां पे क्या हुआ कि जब मैं उसी कंपटीशन में मैं 2007 में या 2008 में मैं पहली बार गया, तो वहां पे जो जर्मन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मैं उनके कोच के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या खाते हो, कितनी ट्रेनिंग करते हो, मतलब क्या क्या करते हो, रूटीन में कितना करते हो, डेली बेसिस पे क्या क्या जो भी शेड्यूल्स हैं आपके, मैंने उनसे हर चीज वो पूछी। तो उस टाइम वो डोमिनेट कर रहे थे,
और मुझे अच्छा लगा कि जब मैं एज ए कोच वहां पे गया तो स्वीडन के, नॉर्वे के और फ्रांस के कुछ प्लेयर्स ने मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा कि आप एज एन इंडियन कोचेज, इंडियन शूटर्स क्या कर रहे हो, कितनी Wow. ट्रेनिंग करते हो। तो वो फर्क Because पड़ रहा है अब ये देखो कि हम कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे हैं, बिकॉज कि कुछ तो ऐसा खाते हैं इससे इनके बहुत मेडल आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सिर्फ ओलंपिक्स में पिछले 2-3 ओलंपिक्स से, हमारे 2 ओलंपिक्स से कह सकते हो मेडल्स नहीं आए शूटिंग में। अदरवाइज वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। शायद हम, जैसे ना ब्लास्ट होता है कि शायद हम इस ओलंपिक्स में 8-10 मेडल्स भी जीत सकते हैं। शूटिंग में इतने हम कैपेबल हैं और इतने हैं, बट कहीं ना कहीं शायद वो जो बाउंड सा हो गया कोई ना कोई चीज, जनरली वो कभी भी टूट सकती है, बट वी आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर ओलंपिक्स। ये सुन के बहुत मतलब अच्छा लगता है, और साथ ही साथ ना मतलब अभी जो ऑडियंस सुन रही होगी उनको लग रहा है कि हाँ अभी 2024 तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि मुझे इतनी अंदर से भी गट फीलिंग आ रही है कि हर नॉट इन ओनली शूटिंग, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। अगर हम हॉकी की बात करें, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इंडिया परफॉर्म करने वाला है। बाकी आप एट द लास्ट में आपसे एक छोटा सा सवाल और एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कुछ हमारी आने वाली यूथ जो स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहती है, और जो शूटिंग को एज अ स्पोर्ट लेना चाहती है, जो चाहती है कि जैसे जो अभी 9th क्लास में 10th क्लास में, वो भी 11th 12th में चाहते हैं कि हम शूटिंग स्टार्ट करें, या हम, तो उनके लिए कोई सजेशन की कोई ऐसी ट्रिक कि स्टार्टिंग में उनको बेसिक सीखने में बहुत आसानी हो जाए, या धीरे धीरे करके कैसे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूंगी कि कोई भी यंगस्टर है और उसको कोई भी गेम या कोई भी फील्ड, इवन इफ इट्स विद स्टडीज, और आजकल तो कितना कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ भी करना है, हर चीज एक्सपेरिमेंट करो, पहले ट्राई करो। बिना ट्राई करे नहीं कि किसी ने बोला है तो किसी चीज में घुस जाओ, फिर Interest. आपको 2-3 साल बाद पता चल रहा है आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। इवन अगर आप शूटिंग करना चाह रहे हो, उसके अलग अलग इवेंट्स हैं, उसके अलग अलग वेपन्स हैं, आप सारे ट्राई करो प्रॉपर रेंजेस पे। आप अलग अलग स्पोर्ट्स ट्राई करो। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को हर एक तरीके की स्पोर्ट ट्राई करवाओ। ऐसे नहीं कि आपको टेनिस पसंद है तो अपने बच्चे को जबरदस्ती टेनिस करवा रहे हो। So let the kids, experience everything, and then, decide what they want and what they love. So unless you love something और आपको जब तक मजा आ रहा है, तभी आप उस चीज में लंबे समय तक अच्छा कर पाओगे। अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा है, आप किसी के बोलने पे बस वही, मैंने मम्मी पापा के बोलने पे मेडिकल कर लिया, या मैंने मम्मी पापा के बोलने पे इंजीनियर बन गया, अब मेरे को कुकिंग करनी है, अब मुझे गेम खेलना है। तो आप अपने टाइम बचाओ एंड enjoy your life, and I would say कि आप जो भी कोई चीज मेन फील्ड करो, उसके अलावा और भी आपकी फैमिली है, उसको एंजॉय करो, आप अपने कुछ भी सीखते रहो। सो आई थिंक इट्स जस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट जो पूरी लाइफ चलती रहनी चाहिए। मेरे जनरली थ्योरी है, मतलब ये मैं वैसे ही सोचता रहता हूँ, कोच बन के सोचने का काम ज्यादा हो जाता है। तो आज से ना, जैसे पहले से आप देख ही रहे हो, और आज से 10-15-20 साल बाद ना, जो बेसिक एमिनिटीज है ना हर किसी की, वो सब लगभग पूरी हो। आज भी आपके पास गाड़ी, हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों के पास है, बाइक तो है ही है, जो जनरली कुछ टाइम पहले नहीं थी, और सबके पास आज की डेट में घर है, और जनरली मोबाइल हर किसी के पास है। तो एक लेविश नहीं कहूंगा, बट एक लाइफस्टाइल, जो जनरल लाइफस्टाइल है, वो सारे आजकल जी रहे हैं। लेकिन आज से 10-15-20 साल बाद जो हम खुश रहते हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाए। कि जनरली देखो, खुशी ज्यादा मैटर करती है, कि वो हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कि हम क्या, कि कहीं ना कहीं शायद फाइनेंशियल हमारा बेटर हो, फाइनेंसेस हमारे बेटर हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हम जी पाए। बट अगर हम खुश नहीं है तो कितना इंपॉर्टेंस रहेगी है उसकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शुरू से ही अपना कोई ना कोई पैशन फॉलो करना चाहिए। और एक स्पोर्ट्स, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि डिप्रेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। आप ना किसी भी इंसान को अकेला छोड़ दो, 7 दिन बाद पता नहीं वो किस हालत में मिलेगा। या और जैसे हम सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम अपने लोगों को छोड़ देते हैं, और हम सोशल मीडिया में ज्यादा बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस लाइफस्टाइल में पीछे जा रहे हैं, जो हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई स्पोर्ट, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तब अपने पैशन को फॉलो करो। और कहीं ना कहीं हर कोई स्पोर्ट्स, जैसे कोई एथलेटिक्स है, या शूटिंग है, स्विमिंग है, कोई भी आप पैशन अपना फॉलो करते हो स्पोर्ट्स साथ साथ, तो वो आपको उस डिप्रेशन से बचाएगा, गलत आदतों से बचाएगा,
और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी रहे। हाँ, और कहीं ना कहीं आप अपने ही काम को अच्छी तरह कर सकते हो, और आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, सबको खुश रखोगे। अगर आप खुश हो तभी तो दूसरों को खुश रख सकते हो। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा ये है कि जनरली आप कहीं ना कहीं अपने पैशन को, अपने स्पोर्ट को फॉलो करो अपने काम के साथ, मतलब अपने चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्टडीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हॉबी होनी चाहिए। जरूरी है। जैसे अब आपकी अगर हॉबी की बात करें तो आपको पेंटिंग आर्ट का बहुत ज्यादा शौक है, मैंने एक चीज मैं नोटिस भी की। और फैन हूँ काफी है ना, मैं मतलब फोटो कहीं तो मैंने देखी भी है, जो मेरा शूटिंग रेंज पे लगी हुई जब आर्ट फेमस हुआ था वो अंकुश की वजह से था, क्योंकि इन्होंने शूटर्स कैफे खोला था। है। वहां पे मुझे मैंने भी वही देखा। इन्होंने जगह दी मुझे कि आप यहाँ अपने पेंटिंग्स लगाओ, आप बनाओ यहाँ पे। तब उससे पहले मैंने बहुत बड़े आर्ट वर्क नहीं करे थे, सिर्फ टी शर्ट्स पे छोटे छोटे आर्ट वर्क करे थे। जब मैंने वहां किया और इतना अप्रिशिएट हुआ, और मुझे खुद पता ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। तो वो उसके बाद मुझे पता चला कि कितना पीसफुल और मुझे कितना पसंद है वो पेंट करना, क्योंकि मैं एक जोन में रह पाती हूँ। और कितने कितने घंटे बिना पंखे के, बिना ठंड लगे, बिना गर्मी लगे, मैं पेंटिंग कर जोन में सकती हूँ चले जाते इतना जोन में। और बहुत ही अच्छा स्विच ऑन स्विच ऑफ है वो मेरे लिए शूटिंग से या मेरी बिजी लाइफ से। तो मेरे लिए आई थिंक मेडिटेटिव जोन है पेंटिंग। और उससे मैंने कोविड में अपनी पेंटिंग्स बेच के डोनेशन भी करी थी। तो मुझे था कि मुझे मजा आ रहा है पेंटिंग करने में, और अगर मैं वो बेच के कहीं ना कहीं किसी की मदद कर सकूं जो वर्कर्स को जॉब नहीं मिल रही थी। और बिल्कुल। तो आई थिंक काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे लिए मेरा आर्ट का। एंड मुझे और खुशी मिलेगी जब आप ये बोलोगे कि मैं ओलंपिक गोल्ड जीती हूँ अंकुश की वजह से। तो मुझे मेरे हाँ, मेरे पार्टनर की जैसे मैं शूट, मतलब ऐसा ये था शायद इसकी वजह से। तो ये जैसे आपने आपके बोला, साथ ऐसा तो नहीं होता कि एक जिस साल हो दिन गया उसको ही बोलो। वाह, बिल्कुल, बहुत सही जवाब। जिस दिन आप ब्रश उठाते हो उस दिन आप गद्दी उठाते हैं, मजनू भाई की तरह आपके साथ। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ उस दिन मैं गद्दी उठाता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट वही जिस है। दिन ये ब्रश उठाती है उस दिन गन बहुत अच्छी चलाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी फोकस बन चुका होता है। तो ये बहुत, सच में बहुत बड़ा इफेक्ट है ये। जैसे हर किसी की मेडिटेशन, जैसे हम नहीं कहते कि डिफरेंट हो सकती है यार। कंपटीशन खेलने से पहले मेडिटेटिव स्टेज में जाते हैं, सब चीजें। तो जिस दिन ब्रश उठा लेते हैं उस दिन तो गन पक्का अच्छी चला, सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक ट्रिक मिल गई बेसिकली जो शूटर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए भी, कि कोई मेडिटेशन अगर वो कुछ भी एक चीज में ध्यान लगाना शुरू कर दे तो शायद चीजें एंजॉय करो लाइफ। चाहे आप गेम करो, एंजॉय करते हुए सीरियसली करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ओके गाइस, विद दैट करते हैं हम आज के एपिसोड का एंड। थैंक यू सो मच आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला एंड हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। एंड आई होप गाइस आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी अब मैं भी बस शुरू कर रहा हूँ, तो अब जो भी मेरे खिलाफ आएगा मैं भी, मेरे को भी, मेरा भी लाइसेंस बनवाओ। ओके गाइस, ले जाना आप मुझसे। नहीं एयर वेपन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एज अ कोच आप बहुत सारे आपके स्टूडेंट मेडल लेके आए, और 24 में मैं चाहता हूँ कि 24 में मैं एक और पॉडकास्ट करूँ विद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अंजुम मौडगिल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सी यू गाइस।